नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज बिल्कुल एक नया टॉपिक में लेकर के आया हूँ। आरटीआई मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली तैयारी करवा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ओएस, यूडीसी, LDC in NVS, KVS, EMRS, NCT conducted by UPSC and other examinations। तो बिल्कुल एक नए कलेवर में नया टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चंस हैं वो निश्चित रूप से आपके पूछे जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वन, मेंशन हु हैज द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, मतलब कि उल्लेख करें कि आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार किसके पास है। ऑप्शंस आर: ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डी ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सही उत्तर यहां पर हो रहा है डी, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार किसके पास में निहित है, किसके पास में है? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक हैं सबके पास में सूचना मांगने का, सूचना लेने का हक है, अधिकार है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर टू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई द, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आर: ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसके द्वारा लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना भारत में की गई थी? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना है वो की गई थी संविधान के द्वारा, जिसमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही भाग है। सही उत्तर हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, आरटीआई मीन्स, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, रसगुल्ला क्वेश्चन है, परंतु पुरानी परीक्षाओं में पूछा गया था। आरटीआई का अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए राइट टू इन्वेस्टिगेशन, बी राइट टू इंफॉर्मेशन, सी राइट टू आइडेंटिफिकेशन, डी राइट टू इंडिपेंडेंस। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? बी, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का मीनिंग होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। बहुत ही छोटा सा है, लॉजिकल है कि हर किसी को, भारतीय नागरिक को कोई भी सूचना है वो प्राप्त करने का अधिकार है। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिनको सूचनाओं को सार्वजनिक करना देश हित में, स्टेट के हित में नहीं होता। बाकी सारी सूचनाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक को बताई जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर फोर, आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द डैश ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हिंदी अर्थ देख लेते, भारत गणराज्य के खाली स्थान वर्ष में संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कौन से वर्ष में ये अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन देख लेते, ए 25th ईयर, बी 5th ईयर, सी 56th ईयर, डी 68th ईयर। करेक्ट आंसर इज सी, 56th ईयर। मतलब कि आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 56th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत में गणराज्य के स्थापना होने के 56 वर्ष बाद में संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम अधिनियमित किया गया था। सही उत्तर हमारा हो रहा है सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव, मेंशन द स्टेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। उस राज्य का उल्लेख करें जिसे आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन से छूट प्राप्त है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिल्ली, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी पंजाब, डी गोवा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परंतु अभी आपको मालूम चल गया है कि ये बदल गया है, ऑप्शन इसका बदल गया है। परंतु पुराने जब आरटीआई एक्ट आया था उस टाइम पर कंडीशन क्या थी कि जम्मू एंड कश्मीर में आरटीआई एक्ट है वो लागू नहीं था, और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है वो दिए गए थे। परंतु डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर है अभी स्टेट नहीं बचा है, उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर है उसको बांट दिया गया है, किसमें? यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। 3 पार्ट इसके कर दिए गए। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि जम्मू कश्मीर के कितने पार्ट किए गए हैं, यूटी में कौन कौन से यूटी बनाए गए। आपके यहाँ पर कमेंट आ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया है। तो यहाँ
कौन कौन से यूनियन टेरिटरी बनाए गए, पहले ये स्टेट हुआ करता था और उस टाइम पर आरटीआई एक्ट है उसमें लागू नहीं था, परंतु अभी वो बदल गया है, तो ये भी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द डैश डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनेक्टमेंट। आरटीआई अधिनियम के कुछ प्रावधान अधिनियमित होने की तारीख से दिन के को लागू हुए, मतलब कौन से दिन से ये लागू हुए, जब से वो सर्टेन प्रोविजंस है वो आरटीआई एक्ट लागू हुआ उसके कितने दिनों के बाद में कुछ प्रावधान है वो लागू हो गए। ऑप्शन देख लेते हैं। 100th डे, बी 120th डे, सी 50th डे, डी 150th डे। तो सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है बी 120th डे। 120 दिन के बाद में कुछ प्रोविजंस है वो लागू हो गए थे, 120 दिन के बाद में प्रोविजंस है वो लागू हुए आईटीआई के। हमारा सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, हु कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी टू बी नोन एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब सीआईसी, टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन इट अंडर द आरटीआई एक्ट। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के रूप में जाने जाने वाले निकाय का गठन किसने किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है डी। सीआईसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया, बनाया गया, तो यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि प्रेजेंट में जो सीआईसी है सूचना आयोग के मुख्य अध्यक्ष हैं, सूचना आयुक्त कौन है वो आप बता दीजिए। जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि अभी जो प्रेजेंट में सूचना आयुक्त है वो कौन है, भारत के सूचना आयुक्त कौन है। जल्दी से आपके कमेंट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who shall designate Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer in all administrative units or offices under RTI Act? आरटीआई अधिनियम के तहत सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन नियुक्त करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके डिपार्टमेंट में इसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी पार्लियामेंट, सी हेड ऑफ ऑफिस, डी पब्लिक अथॉरिटी। करेक्ट आंसर इज डी पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी है वो अपने यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में क्या नियुक्त करेगी? सीपीआई नियुक्त करेगी, जहां पर कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है या सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, इनका नियुक्ति की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, हु शैल अपॉइंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है वो कौन करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पार्लियामेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। प्रेसिडेंट है वो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, मतलब कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नियुक्ति देते हैं और इसके लिए रिकमेंडेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुशंसा पर प्रेसिडेंट है वो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करते हैं या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर सी। Next question 10. Which of the following statements is correct in respect of the meaning of a competent authority under this act? इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि आरटीआई एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी है कौन होगा? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंस सही हैं। ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी स्पीकर इन द केस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली, सी प्रेसिडेंट और गवर्नर इन द केस ऑफ अथॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑल दी अबव। तो यहाँ पर आरटीआई एक्ट में सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसको माना जाएगा? देख लेते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस होंगे। स्पीकर इन द केस ऑफ हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि लोकसभा या विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे आरटीआई एक्ट के तहत। और प्रेसिडेंट और गवर्नर इन द केस ऑफ अथॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति या राज्य के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माने जाएंगे आरटीआई एक्ट के तहत। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट मीन? मतलब कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना का अर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है आरटीआई में, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ईमेल्स एंड ओपिनियंस, बी, प्रेस रिलीजेस, सी, कॉन्ट्रैक्ट्स, डी, ऑल दी अबव। तो ये सही हो जाएगा। सही उत्तर इसमें क्या होगा? डी होगा। सूचना का मतलब ईमेल्स है, ओपिनियंस है, वो सूचना के रूप में दिए जा सकते हैं। इसके साथ में प्रेस रिलीज है, इसको भी सूचना में माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो निविदाएं की जाती है सरकार के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, वो भी सूचना के अंतर्गत आते हैं। तो सभी बातें हैं वो सही हो जाएंगी। इन सभी को हम सूचना बोलते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। एक पब्लिक अथॉरिटी इज एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। एक सार्वजनिक प्राधिकरण की स्थापना या गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, बी, ए नोटिस इश्यूड और ऑर्डर मेड बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सी, द कॉन्स्टिट्यूशन, डी, ऑल दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल दी अबव। सार्वजनिक प्राधिकरण की स्थापना या गठन किसके द्वारा किया जाएगा? ए लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा, कोई कानून के द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण है, पब्लिक अथॉरिटी है, उसका निर्माण किया जा सकता है, स्थापित की जा सकती है। बी देख लेते हैं। ए नोटिफिकेशन इश्यूड, ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी पब्लिक अथॉरिटी स्थापित की जा सकती है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी पब्लिक अथॉरिटी है उसकी स्थापना की जा सकती है। तो सभी पॉइंट है वो हो जाते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। Question number 13. Who constitutes a body known as State Information Commission by notification in the official gazette to perform functions of RTI Act? आरटीआई अधिनियम के कार्यों को करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में सूचना द्वारा राज्य सूचना आयोग के रूप में ज्ञात निकाय का गठन कौन करेगा? मतलब राज्य सूचना आयोग के रूप में कोई निकाय का गठन किया जाना चाहिए। किसके द्वारा होगा? वो ऑफिशियल गजट के द्वारा होगा। तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए गवर्नर, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी चीफ मिनिस्टर, डी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप किसी स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति करना चाहते हैं या कमीशन बनाना चाहते हैं तो गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और गजट नोटिफिकेशन है वो कौन जारी करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वहां की राज्य सरकार करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14। हु अपॉइंट्स द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है परंतु पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए गवर्नर, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी चीफ मिनिस्टर, डी सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज ए गवर्नर। गवर्नर के द्वारा नियुक्ति की जाएगी परंतु उसकी रिकमेंडेशन है, अनुशंसा किसके द्वारा आएगी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आएगी। तो नियुक्ति है यहाँ पर होगी गवर्नर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज आर देयर? लोक प्राधिकरण कितने प्रकार के होते हैं? आरटीआई के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक अथॉरिटीज है वो कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज, बी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। दो तरीके की अथॉरिटीज होती है। पब्लिक अथॉरिटीज होती है, लोक प्राधिकरण होते हैं। स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज होती है जो राज्य सरकार के द्वारा रन की जाती है, स्थापित की जाती है। और दूसरी है सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज जो कि स्थापित की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो भारत में दोनों ही तरीके के लोक प्राधिकरण होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज होती है, स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज एंड सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज। एंड आवर आंसर विल बी सी। Question number 16. Which are the following easily accessible methods adopted by a public authority to communicate the information to the public? सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए निम्नलिखित आसानी से सुलभ तरीके कौन कौन से हैं वो हमें पता लगाने। ऑप्शंस आर ए न्यूज़पेपर्स, बी मीडिया ब्रॉडकास्ट, सी इंटरनेट, डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल दी अबव। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए आसान तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूज़पेपर है वो सही है। इसके बाद में मीडिया ब्रॉडकास्ट है ये भी ठीक है। और इंटरनेट के माध्यम से भी आप सूचना को जारी कर सकते हैं। तो सारी पॉइंट है वो ठीक हो जाते हैं। सबसे आसान तरीके हैं न्यूज़पेपर, मीडिया ब्रॉडकास्ट और इंटरनेट। हमारा उत्तर हो जाएगा डी।
Question number 17. What is the quantum of funds of all flagship programs earmarked for updating records, improving infrastructure, etc. अभिलेखों को अद्यतन करने मतलब अद्यतन करना, उनको इम्प्रूव करना, बुनियादी ढांचे में सुधार आदि के लिए निर्धारित समय प्रमुख कार्यक्रम की राशि कितनी रखी गई है कि आरटीआई में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है वो लेकर के, और वो सभी अभिलेखों को अद्यतन करना है जिससे कि कोई भी सूचना है वो तुरंत ही दी जा सके पब्लिक को। तो कितनी राशि उसके लिए निर्धारित की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1%, बी 5%, सी 10%, डी 20%। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है ए 1%। फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए जहां पर कि ईयर मार्क अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आरटीआई के लिए 1% राशि है वो रखी गई है। सही उत्तर हमारा होगा ए। Question number 18. The government of India shall earmark 1% of the funds of all flagship programs for a period of dash for updating records and establishing the public records offices. मतलब कि भारत सरकार रिकॉर्ड अद्यतन करने और सार्वजनिक अभिलेख कार्यालयों की स्थापना के लिए डैश की अवधि के लिए सभी प्रमुख कार्यक्रमों की निधि का 1% निर्धारित करेगी। तो वो कितने दिनों के लिए ये समय सीमा है? 1% ये निर्धारित किया है कि जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाए गए आरटीआई के एक्ट के तहत अपडेट रिकॉर्ड करना है, साथ में पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिसेज है वो स्थापित करने हैं, तो कितने दिनों के अंदर ये कर लेने होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 ईयर, बी 2 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 10 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज सी 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर ये कार्यक्रम है वो हो जाना चाहिए जहां पर रिकॉर्ड अपडेट करने हैं और पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिसेज बनाने, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति करना है। तो ये सारी चीजें 5 साल के अंदर कर लेनी होगी, ये लक्ष्य रखा गया। सही उत्तर हमारा होगा सी। Question number 19. What is the limit of procurement made by public authorities to be disclosed on implementation of comprehensive end-to-end e-procurement under Section 4 of RTI Act? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत व्यापक एंड टू एंड ई प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन पर सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई खरीद की सीमा क्या है कि वहां पर एंड टू एंड ई प्रोक्योरमेंट करना होगा। तो कितने राशि तक की खरीद है वो करनी होगी आरटीआई एक्ट के धारा 4 के तहत? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹5 लाख, बी ₹10 लाख, सी ₹20 लाख, डी ₹50 लाख। करेक्ट आंसर इज बी ₹10 लाख। मतलब 10 लाख तक की जो खरीद है आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत व्यापक एंड टू एंड ई प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन के द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा की जाएगी खरीद प्रक्रिया। सही उत्तर हमारा होगा बी। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी टू अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन ऑफिशियल टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स? यानी कि मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के आधिकारिक दौरों पर सूचना को अद्यतन करने की आवृत्ति क्या है कि कोई मंत्री ऑफिशियल टूर करता है या अधिकारी ऑफिशियल टूर करते हैं तो इसकी सूचना है वो देनी होगी, सार्वजनिक करनी होगी। कितने टूर किए गए, कितना खर्चा उस पे आया, ये सारी बातें हैं वो बतानी होंगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, कितने दिनों के बाद में ये सूचना है वो जारी करनी होगी लगातार। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 इन एवरी क्वार्टर, बी 1 इन ए मंथ, सी 1 इन ए हाफ ईयर, डी 1 इन ए ईयर। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1 इन ए हाफ ईयर। मतलब प्रत्येक 6 महीने के बाद में ये सूचना है वो सार्वजनिक करनी होगी आरटीआई एक्ट के तहत। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चन है आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर के आया आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, मतलब कि एमसीक्यू ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एलडीसी इन ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके सर्विस रूल्स हैं, साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी अवेलेबल है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, अपने सिलेबस के सारे कंटेंट को कंप्लीट करिए और अपने सिलेक्शन को निर्धारित करिए। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं इसका फायदा ले सके। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस फॉर योर प्रिपरेशन।
थैंक यू वेरी मच।